हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली पारादीप फॉस्फेट्स आईपीओ की रिव्यू करने वाला हूं, बट उससे पहले थोड़ी मार्केट्स की बात कर लेंगे। उसके बाद एलआईसी आईपीओ की बात करेंगे एंड दो ऐसी कंपनी जिसके स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूं, उसके आज रिजल्ट्स आए हैं तो उस पर डिस्कशन करते हैं। लास्ट में इस आईपीओ के ऊपर नजर डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफी लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एंड हाँ, वो बेल बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके इंपॉर्टेंट वीडियोस की। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आज तो मार्केट्स में बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी हरियाली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट चाहे वो निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप 100 हो, ऑलमोस्ट 3% के आसपास राइज किए हैं। तो आज तो सबके ही पोर्टफोलियो अच्छे खासे पॉजिटिव होंगे। एंड इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी काफी डिक्लाइन हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। बिलो 23 हो गया है, एग्जैक्टली 22.74। दैट मीन्स अभी थोड़ा सा एनवायरमेंट तो सुधरा है, बट स्टिल एक दिन के मोमेंटम से ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। बट स्टिल काफी राहत मिली होगी अपने सबको। एंड निफ्टी 50 का अपने पीई देख सकते हैं, वो अराउंड 20.12 के आसपास है। दैट मीन्स मैं यही बोलूंगा, लास्ट 5 ईयर्स के कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं पी एवरेज पी जो था लास्ट 5 ईयर्स का, उसके कंपैरिजन में अभी निफ्टी 50 का पी उससे कम है। बट ओवरऑल मीडियन या एवरेज लेवल के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इस पी पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप लोग आंख बंद करके इन्वेस्ट करिए, बट कहीं ना कहीं ये भी नहीं बोल सकते अब मार्केट्स ओवर वैल्यूड है। काफी करेक्शन हो चुका है, टाइम करेक्शन है, अर्निंग्स भी बढ़ी है, उसके बावजूद निफ्टी बढ़ा नहीं है। तो इसी वजह से प्राइस अर्निंग्स रेशियो काफी कंट्रोल में आ गया है। एंड हिस्टोरिकली अगर देखते हैं, जितने भी बड़े करेक्शन आए हैं वो तब आए हैं जब पी जो है वो 25, 26, 27 के लेवल के ऊपर था। बट अभी 20 के लेवल से बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है पर्सनली मुझे। बट स्टिल क्योंकि अभी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहना सही रहेगा। एंड स्टिल अभी ये बोलूंगा, क्वांटिटीज कंट्रोल में करिए एंड कंपनी स्पेसिफिक रहिए। जो स्टॉक अंडर वैल्यूड है उन पे फोकस करिए। हाँ, उसके बाद एफआईआईज ने फिर से सेलिंग आज की है। नेट सेलिंग हुई है अराउंड 2200 करोड़ की। डीआईआईज ने 2300 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही अच्छा था, ऑलमोस्ट 5.64 का था। दैट मींस ऑन एन एवरेज अराउंड सिक्स स्टॉक्स एडवांस हो रहे थे, उसके कंपैरिजन में एक स्टॉक डिक्लाइन हो रहा था। तो चलिए, एक ऐसा स्टॉक जो मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ, इनफैक्ट बहुत कम लोग होल्ड करते होंगे क्योंकि इसकी लॉट साइज पहले 50 की थी, अभी 25 की हो गई है। बट स्टिल एक 25 की लॉट साइज के हिसाब से भी इसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। एंड आज इसके रिजल्ट्स आए हैं तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिप देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। आप देख सकते हैं 688 करोड़ से 475 करोड़ हो गई है नेट सेल्स। एंड नेट प्रॉफिट्स 161 करोड़ से डिक्लाइन होकर 105 करोड़ हो गए हैं। बट कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डिक्लाइन अच्छा खासा हुआ है। मार्केट्स आज रिएक्ट भी, आज जब ओवरऑल मार्केट्स 3% से ऊपर थे, बट स्टिल ईकेआई एनर्जी अराउंड 16-17% डाउन पे बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स काफी खराब हुए हैं, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। बट ये एक और बड़ा फैक्टर है कि यूरोप में काफी इस कंपनी की डिमांड काफी यूरोप से आती है। एंड यूरोप में रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से सेंटिमेंट्स काफी खराब थे, कंपनीज स्पेंड नहीं कर रही थी। एंड ये जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आते हैं। अभी तक ज्यादातर कंट्रीज में ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो काफी कंपनीज अपने मन से करती हैं, बट स्टिल जब उनकी डिमांड प्रेशर में थी, सप्लाई में प्रेशर था, तो काफी कंपनीज ने ऑब्वियसली स्पेंडिंग कम की होगी। तो ओवरऑल मेरा जो फोकस है, अभी भी मैं ऑब्वियसली नेट सेल्स डिक्लाइन हुई है तो थोड़ा सा शॉक जरूर लगा है। बट स्टिल वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अराउंड 13-14 के पीई पे अवेलेबल है। एंड इस पीई पे मैं अभी भी इस कंपनी को होल्ड करना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। और वैसे भी मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ सेंट जेवियर्स कोलकाता से, तो मैं जानता हूँ कि ये कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं। एंड फ्यूचर में जैसे जैसे पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेंगे, कार्बन क्रेडिट्स की डिमांड बढ़ सकती है। एंड अल्टीमेटली आज नहीं तो कुछ साल बाद सारी गवर्नमेंट्स को साथ में आके कार्बन क्रेडिट्स को लेकर एक कुछ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड अप्रोच है ऑफ रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो इस वजह से मुझे लगता है अगर कंपनी के मैनेजमेंट सही है तो इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी फ्यूचर में। बट स्टिल काफी कुछ डिपेंड करता है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। तो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। क्योंकि आप देख सकते हैं एक साल पहले इसका प्राइस 150 था, अभी अराउंड आज अराउंड 7000 समथिंग है, अदरवाइज 12000 पहुंच गया था। तो ऑब्वियसली इतने ग्रेट रन के बाद रिस्क बढ़ जाता है, बट स्टिल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ही अच्छा करेगी।
बट अगेन ये मैं ये जो भी एलोकेशन है मेरा उतना ही है कि अगर पूरा का पूरा डूब जाए तो मुझे उतना ज्यादा ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, बट एटलीस्ट मैं वो लॉस एब्जॉर्व कर सकता हूँ। अनदर कंपनी जुबिलेट इंग्रेविया, इसकी सेल्स एक्चुअली सेल्स कहीं ना कहीं हल्की फुल्की इंक्रीज हुई है दिसंबर क्वार्टर से, बट जैसा एक्सपेक्टेड था क्योंकि रॉ मटेरियल्स के प्राइस काफी बढ़ गए थे तो मार्जिन्स काफी डिक्लाइन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 54 करोड़ से 69 करोड़ हो गई हैं, बट स्टिल रिजल्ट्स काफी खराब ही है। तो लेट्स सी मार्केट्स कल कैसे रिएक्ट करते हैं। बट ये स्टॉक ऑब्वियसली अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है। तो आई थिंक मार्केट्स कहीं ना कहीं पहले से, जैसे मार्केट्स पहले ही आइडिया लगा लेते हैं जो भी होने वाला होता है, तो मे भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिएक्शन ना मिले। एंड इस कंपनी को भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहूंगा। मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है, वैल्यूएशन कंपनी का रीजनेबल है। एक दो क्वार्टर से मैं इस कंपनी को जज नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद एल आई सी आई पी ओ, जैसे मैंने एक शॉर्ट में वीडियो में बताया भी था, मैं पर्सनली क्योंकि एल आई सी आई पी ओ को मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करना चाहूंगा। मेरा फोकस सिर्फ लिस्टिंग गेन पे था, बट कहीं ना कहीं आज ऑब्वियसली लिस्टिंग गेन नहीं हुआ। 904 का नेट प्राइस था, तो उसमें अराउंड मैंने 910 के आसपास सेल करके मैं निकल गया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जो फोकस थी लिस्टिंग गेन की तरफ ही थी। मैं लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ इस स्टॉक को लेकर, बट ऑब्वियसली सेक्टर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, अपने इंडस्ट्री में डोमिनेंट भी है। तो आप लोग, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आप लोग बिंदास होल्ड करके रख सकते हैं। बट अगेन अगर आप लोग को लिस्टिंग गेन ही पर्पस था तो कहीं ना कहीं मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप लोग निकल जाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो बात अलग है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन आपका पर्पस था तो वो अचीव हुआ नहीं है। तो आपको अपने गोल या ऑब्जेक्टिव जो अगर पूरा हो तो ठीक है, नहीं हो तो एटलीस्ट आप उससे निकल जाइए। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आप पहले तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे बट आप सोचते हैं कि चलो लिस्टिंग गेन नहीं हुआ तो कुछ दिन होल्ड कर लेते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि मार्केट कंडीशन भी खराब है, एंड ये शेयर की साइज या आईपीओ की साइज बहुत ज्यादा बड़ी थी, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी, आई मीन शेयर्स काफी ज्यादा मार्केट्स में आ सकते हैं, तो इससे इसी वजह से शेयर प्रेशर में रह सकता है। तो आई थिंक ऑन द सेफर साइड निकल जाना बेटर होगा। आपके जो भी आपका प्राइस है उसी के आसपास अभी अवेलेबल है ये, तो रिस्क कम करना चाहिए। तो चलिए पारादीप फॉस्फेट्स पे आते हैं। ये कंपनी बेसिकली 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स बनाती है इंडिया में, एंड सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर एंड डी एमोनियम फॉस्फेट है। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पारादीप उड़ीसा में है। एंड नेटवर्क कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग है। 4761 डीलर्स हैं उसके कंपैरिजन में 67,150 रिटेलर्स हैं। तो अराउंड 5 मिलियन फार्मर्स को ये सर्व करती है इंडिया में। ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स में ये अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। 11 रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेस एंड 468 स्टॉक पॉइंट्स हैं। तो कंपनी का नेटवर्क काफी अच्छा है, एंड फर्टिलाइजर्स की डिमांड अभी इंडिया में काफी बढ़ रही है। एंड स्ट्रेंथ्स जो है, ये ऑब्वियसली इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डायनामिक्स काफी इंप्रूव हो रही है, गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिल रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। उसके बाद बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी, जिससे मार्जिन पे इंप्रूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रॉ मटेरियल्स थर्ड पार्टी से लेते हो तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस बढ़ जाता है। एंड ब्रांड अच्छा है कंपनी का, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो ये की स्ट्रेंथ्स है। की डेट्स बेसिकली आईपीओ आज ऑलरेडी खुल चुका है, 19th इसकी क्लोजिंग डेट है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24th को होगी, रिफंड्स इनिशिएट होंगे 25th को, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए 26 को, एंड लिस्टिंग डेट 27th को है। इसका जो आईपीओ प्राइस या प्राइस बैंड रखा गया है वो 39 टू 42 के बीच में है। एक लॉट की जो साइज है वो है 350 शेयर्स की। और ये मोस्टली बुक बिल्ट बेसिस है इसका। एंड इसमें क्या हो रहा है कि जो इशू साइज है वो अराउंड 1500 करोड़ की है। इसमें से फ्रेश इशू सिर्फ और सिर्फ या अराउंड 2/3 है या 1000 करोड़ के आसपास है, बट ऑफर फॉर सेल अराउंड 500 करोड़ है। दैट मीन्स जो प्रमोटर्स हैं उसमें से अपना 500 करोड़ का स्टेक सेल कर रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। बट अच्छी बात यह है कि 2/3 इसमें फ्रेश इशू भी है जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली गोवा प्लांट में एक्सपेंशन करना है, डेट रीपे करना है, एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वगैरह है। एक लॉट की जो साइज है वो अराउंड 14,700 पड़ेंगे अपर प्राइस बैंड पे।
एंड एज रिटेल इन्वेस्टर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 लोट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, जो आप लोगों को 1,91,100 पड़ेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। एसेट्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही थी 19 टू 20 टू 21, बट उसके बाद 21 से अभी लास्ट 9 मंथ्स का डेटा जो अवेलेबल है उसमें टोटल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। ऑलमोस्ट 4,423 करोड़ से 7,186 करोड़ हो गई हैं। रेवेन्यूज भी आप देखेंगे तो मार्च 20 में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी, बट स्टिल मार्च 2001 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। एंड यहाँ तो 9 मंथ्स में ही ऑलरेडी 60,000 या 6,000 करोड़ पहुंच गई है रेवेन्यू। प्रॉफिट भी अच्छी खासा इंप्रूव हो रहा है। 9 मंथ्स में आप देखेंगे ऑलरेडी 363 करोड़ की रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 9 मंथ्स में। तो अगर इसको मे बी अगर फुल ईयर का कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं 470 या 480 करोड़ या मे बी 500 करोड़ टच करने का पोटेंशियल है प्रॉफिट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। की फाइनेंशियल्स देखते हैं लास्ट 3 इयर्स का। अगर ईपीएस देखते हैं तो 3.52 है, बट कहीं ना कहीं ये ईपीएस ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है। एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ या कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन नेट इक्विटी जो है वो अराउंड 12% का है। एनएवी या बुक वैल्यू जिसको बोल सकते हैं वो अराउंड 38 के आसपास है। आपका प्राइस बैंड इसका ऑब्वियसली 42 है, तो उसके हिसाब से प्राइस बाय बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 1.1 का है। तो कहीं ना कहीं आईपीओ का जो प्राइसिंग है वो काफी रीजनेबल रखी गई है। बुक वैल्यू के आसपास अगर प्राइसिंग है तो काफी सही रहता है। पीएस जो है ऑब्वियसली कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, उनका पी अराउंड 18, 13.7 एंड 36.31 है। तो कहीं ना कहीं उनके कंपैरिजन में कंपनी रीजनेबल रेट पे आ रही है, बट स्टिल एप्पल टू एप्पल बेसिस नहीं है कंपैरिजन का। दोनों इनके फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रांग है पीएस के, तो ये एक फैक्टर है। उसके बाद जो मर्चेंट बैंकर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सिस कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स, एस्टैब्लिश्ड मर्चेंट बैंकर्स हैं एंड रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प करता है, क्योंकि अदरवाइज बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के बारे में जानते नहीं होंगे, तो मर्चेंट बैंकर्स को एटलीस्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख के एक शांति मिलती है। अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 3 का चल रहा है। एंड आईपी जैसे आज एलआईसी के आईपीओ में कहीं ना कहीं डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, तो इससे मे भी थोड़े से सेंटिमेंट्स खराब हो सकते हैं, बट स्टिल क्योंकि मार्केट्स आज अच्छे खासे रिकवर हुए हैं, तो इसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम को बूस्ट भी मिल सकता है। एंड अल्टीमेटली मेरा जो डिसीजन है, मैं कल रात तक आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है शायद मैं अप्लाई करूं मे बी हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक लॉट, बट स्टिल मैं कल जो सब्सक्रिप्शन डेटा जो है उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया था, तो रिटेल कोटा में अराउंड साइड 0.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो लेट्स सी रिटेल इन्वेस्टर्स का कल क्या फोकस होता है, क्योंकि जो क्यू आई बी एंड एन आई आईज हैं उनका तो मोस्टली लास्ट डे ही पता चलता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन बेसिस है वो कल शाम तक देखकर मैं डिसाइड करूंगा। चलिए इसी बात पे लास्ट में डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग प्लीज अपने एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। हाँ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।